हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द जिप्सी मेडिको। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेके अपना एक नया एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस ऑफ मी स्टेइंग एट ईशा फाउंडेशन कोयम्बटूर। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जो आदि योगी स्टैचू जो सदगुरु जी ने इस्टेब्लिश किया है 112 फीट का, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है एज द लार्जेस्ट बस स्कल्पचर ऑफ द वर्ल्ड। ये चिकबलपुर में है, एक तो बेंगलोर में, दूसरा कोयम्बटूर में है कर्नाटका में। जो कोयम्बटूर में है आदियोगी स्टैचू, वहाँ पे ईशा फाउंडेशन का जो बेस है, हेडक्वार्टर्स है, वहाँ एक पूरा आश्रम है जहाँ आप स्टे कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। वहाँ पे योगा क्लासेस चलती हैं, काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल माहौल वहाँ पे रहता है। मेरा बहुत मन था एक बार ईशा फाउंडेशन में रुकने का, स्टे करने का, कि वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है आश्रम में। आज मैं आपके साथ अपना वही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मैं ईशा फाउंडेशन में रुकी तो कैसा रहा। हम लोग जो है अपना ऑन द वे फ्रॉम बेंगलोर टू ऊटी टू कुर्ग टू फाइनली जो है हम लोग अपना यहाँ पे कोयम्बटूर पहुँचे वाया रोड ट्रिप। ये जो ईशा फाउंडेशन का हेडक्वार्टर्स है, जो आश्रम है, वो वेलनगिरी माउंटेन्स के फुटहिल्स पे है। यहाँ पे जो है पहुंचने का जो रास्ता है वो हमने बेसिकली तो गूगल मैप्स पे ही लगाया था। एंड वहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो आपको लोकल्स का हेल्प लेना ही पड़ता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। अब आते हैं बात कि अगर आपको वहाँ पे स्टे करना है तो वहाँ पे स्टे करने का क्या प्रोसीजर है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताऊँगी कि अगर आप वेकेशन मोड में हैं, अगर आप बहुत लग्जरी चाह रहे हैं या आराम चाह रहे हैं, तो आप ईशा फाउंडेशन में स्टे ना करें तो बेटर है। वहाँ पे आश्रम है तो वहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको बहुत एटिकेट्स में रहना रहता है। एंड वहाँ पे मतलब फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली ऑब्वियसली आश्रम की तरह होती हैं। तो अगर आप एक वेकेशन मोड या एक आराम ढूंढने जा रहे हैं, तो अगर आप एक बड़ी ट्रिप पे हैं या छोटे बच्चों के साथ हैं या अपने पेरेंट्स के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ हैं, तो अगर आप केपेबल हैं, फिज़िकली एक्टिव हैं, केपेबल हैं वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस और काफ़ी वहाँ पे जो रहता है उसे हैंडल करने के, तो ही आप वहाँ पे जाइए। अगर आप स्पेशली ईशा फाउंडेशन जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाइए, लेकिन अगर आप वेकेशन मोड में हैं तो अगर आप फाउंडेशन के बाहर रुकें तो ज़्यादा बेटर है। आदि योगी स्टैचू जो है वो अंदर जो आश्रम है वहाँ से 3 किलोमीटर है। अगर आप आश्रम में स्टे करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है वहाँ पे ध्यान लिंगा देखना। और वहाँ पे जो मॉर्निंग में आरती होती हैं लिंग भैरवी की, और सूरज कुंड स्नान जो होता है, चंद्रकुंड स्नान होता है, ये सब वहाँ पे करना इजी हो जाता है अगर आप आश्रम में स्टे करते हैं। इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं आश्रम में स्टे करूँगी। और मुझे आदि योगी का लाइट एंड साउंड शो भी देखना था, तो काफ़ी एक्टिविटीज़ थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं वहाँ पे स्टे करूँगी। अब रही बुकिंग की बात कि वहाँ पे बुकिंग कैसे करना रहता है। ये इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है ईशा फाउंडेशन की। अगर आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे ईशा फाउंडेशन, तो वहाँ पे आपको जो है बुक अ स्टे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी कैटेगरी ऑफ रूम्स हैं, जैसे कि शिवपादम, ब्रह्मपुत्रा, नदी कॉटेज, नालंदा। हम लोगों ने जो स्टे किया था नालंदा कॉटेज में स्टे किया था। जो इसमें जो स्टेज में, अब आप पूछेंगे कि डिफरेंस क्या रहता है, क्या कहते हैं, जो नालंदा कॉटेज हो गए, और जो मतलब इनमें ये आपको दिख जाएगा, उसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि किस किस कॉटेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जो इनके बेस लेवल के रूम्स होते हैं उनमें कुछ भी नहीं होता, वो आपको ब्लैंकेट्स वगैरह भी नहीं देते हैं, टॉवल्स भी नहीं देते हैं, बस एक शायद चादर देते हैं उसमें। मतलब उसमें जो सबसे बेस लेवल रूम्स होते हैं उसमें मतलब हर कैटेगरी, चाहे ब्रह्मपुत्रा हो गया, चाहे शिवपदम हो गया, सब में अलग अलग कैटेगरीज हैं। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, उसमें जो है आप लोगों को वो फैसिलिटीज़ बढ़ाते जाएंगे। जैसे बेस लेवल में केवल आपको वो टॉवल्स नहीं देंगे, आपको केवल एक बेड और एक बेडशीट मिल जाएगा। अगर आप इससे थोड़ा ऊपर में जाएंगे आपको केटल मिलेगा, आपको जो है उसमें केटल, टॉवल्स मिलेंगे, ब्लैंकेट मिलेगा। तो उसमें रूम का साइज़ बढ़ता जाता। बुक करते हुए आप ये ख्याल ज़रूर रखिएगा कि इनका जो नदी कॉटेजेस हैं और जो नालंदा
कॉटेजेस हैं वो इनके आश्रम के एंट्री पॉइंट के नियरेस्ट हैं। जो इनका नदी कॉटेज है वहाँ वॉकिंग डिस्टेंस भी है, बट नालंदा कॉटेज के लिए आपको शटल सर्विस करनी पड़ेगी। जो यंग लोग हैं वो वॉक भी कर सकते हैं, बट अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स या बच्चे हैं तो आपको, या आपके साथ लगेज है तो आपको शटल सर्विस करनी पड़ेगी। तो अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो प्रेफर करिए कि आप नदी कॉटेजेस बुक करें, वो सबसे नियरेस्ट हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। इन केस आपको शटल सर्विस वहाँ नहीं मिलती है तो आप इजीली वहाँ पे वॉक करके जा सकते हैं, बट नालंदा कॉटेज के लिए आपको शटल करना पड़ जाता है। एंड ब्रह्मपुत्रा और इनका जो दूसरा एक और है शिवपादम है, उसके लिए तो 100% आपको शटल सर्विस ही करना पड़ेगा। वहाँ के लिए फ्रिक्वेंट टैक्सीज जाती हैं, बट स्टिल आपको फ्रिक्वेंट शटल सर्विस वहाँ पे रहती है, बट आपको स्टिल एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स वेट करना पड़ता है। तो अगर आप एक लंबी ट्रिप से आ रहे हैं, आपके साथ बच्चे हैं, लगेज है या सीनियर सिटीजन हैं, तो आपके लिए बहुत मतलब टेस्ट ऑफ पेशेंस हो जाएगा वेट करना। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बुकिंग करते हुए अगर पॉसिबल हो तो नदी कॉटेज या नालंदा में से ही बुक करें। बाकी इनके रूम्स की डिटेल्स एंड रूम्स की अवेलेबिलिटी के लिए आप जो है इनके एक हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हैं। आपको जो भी क्वेरीज़ हैं रूम्स को लेके, आप वहाँ पे वो उनके वॉलंटियर्स ही वो हेल्पलाइन नंबर को अटेंड करते हैं एंड काफ़ी अच्छी डिटेल्स वो दे देते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने जब इनके हेल्पलाइन नंबर पे बात करी थी तो इन्होंने मुझे मिस इन्फॉर्मेशन दी या कहीं ये बताई नहीं, या जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ उसमें ये था कि इन्होंने ये नहीं बताया था कि अगर आपको अर्ली चेक इन करना है। इन्होंने मुझे वहाँ पे आपके चेकआउट चेक इन के टाइम होते हैं, स्पेसिफिक स्लॉट्स होते हैं। जैसे कि आपका मतलब शायद 4 बजे से एक होता है, एक 6 बजे से होता है, मतलब इनके आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो अलग अलग स्लॉट्स हैं जिनमें आप रूम बुक करते हैं। तो अगर आप एक लंबी ट्रिप से आ रहे होते हैं तो यूजुअली आपको खुद पता नहीं होता कि आपकी टैक्सी या आपका व्हीकल आपको कब तक पहुंचा देगा। तो ऐसे केस में अगर आप ये सोच रहे हैं कि अर्ली चेक इन मिल जाएगा तो उसके लिए ये लोग एक्स्ट्रा 1200 अराउंड चार्ज करते हैं, डिपेंड्स ऑन कौन सा रूम आप ले रहे हैं। जैसे मेरा नालंदा कॉटेज था तो मुझसे तो ये लोग 1200 रुपये चार्ज करने की कह रहे थे। हमें फिर वेट करना पड़ गया था बिकॉज़ ये तो ऑब्वियसली ज़्यादा अमाउंट था। तो हमें फिर, हम लोग एक्चुअली 2-3 घंटा पहले पहुंच गए थे। हमारी बुकिंग, हमारा चेक इन 6 बजे से था एंड जो मुझे इनके वॉलंटियर ने बताया था, उन्होंने अर्ली चेक इन का मुझे बोला था कि आपको मिल जाएगा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, बट इन्होंने ये नहीं बताया था कि इन चार्जेस रहेंगे अर्ली चेक इन के। तो फिर हमें बाहर बैठना पड़ा था, उस वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। 2-3 घंटे हमें वेट करना पड़ा था टैक्सी में। आप लोग जब बुकिंग करें तो अपना स्पेसिफिकली स्लॉट बहुत ध्यान से चूज़ करें, क्योंकि चेक इन चेकआउट के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हैं। वहाँ चेकआउट के ऊपर भी फ्लेक्सिबल नहीं है और चेक इन के ऊपर भी फ्लेक्सिबल नहीं है, आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। बाकी जो है, आप जो भी इंक्वायरी है इनके नंबर पे कर सकते हैं। अब आती है बात कि इसको आप कैसे प्लान आउट करें। जो आदियोगी स्टैचू है, आप जब भी ईशा फाउंडेशन का प्रोग्राम रखते हैं, कोयम्बटूर का प्रोग्राम रखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें देखने वाली हैं। जब आप आदियोगी स्टैचू का प्लान करते हैं तो एक तो आदियोगी स्टैचू तो है ही मेन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये लाइट एंड साउंड शो जो आप देख रहे हैं, ये वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। मतलब विलनगिरी माउंटेन्स के बीच में 112 फीट का शिव जी का स्टैचू, माय गॉड, ये एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत था कि आप, ये जो लाइट एंड साउंड शो होता है 7:20 से स्टार्ट होता है और 8:40 तक रहता है। तो ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत पहले पहुंचना है, स्पेस का दिक्कत होगा, सभी लोग ज़मीन पे ही बैठे होते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता कि आपको बहुत पहले से पहुंचना है, बट यूजुअली 6:45 से भीड़ लगनी चालू हो जाती है। तो आप किसी भी जगह बैठे हैं, ये स्टैचू इतना बड़ा है कि आपके लाइट एंड साउंड शो के एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप जो है 7:20 से ये शो स्टार्ट होता है, तो अराउंड मेक श्योर करिए कि आप 7 o'clock तक पहुंच जाएं ताकि आप एक अच्छा स्पॉट फिर भी सिक्योर कर लें। वहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ईशा फाउंडेशन की अपनी टैक्सी पर्सनल चलती हैं, उसके प्राइस अराउंड, अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है, अदरवाइज़ जो है आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है अगर आप सिर्फ वन वे ट्रिप करते हैं।
तो आपको अगर आप आश्रम पे स्टे कर रहे हैं तो आश्रम से आदियोगी स्टैचू तक जाने के लिए वहाँ पे बुलॉक कार्ट्स बहुत सारे चलते हैं। अगर आपके साथ सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको हो सकता है 1% बुलॉक कार्ट्स में जाने में प्रॉब्लम हो, तब उस केस में आप इनकी टैक्सी होती है, रेड टैक्सी करके इनकी ईशा फाउंडेशन की अपनी टैक्सी सर्विस है, वो आप बुक कर सकते हैं। वहाँ आपको अगर आप वहाँ हेल्प डेस्क का वहाँ पे रहता है वेलकम पॉइंट, वहाँ हर चीज़ का जो मेन एरिया है आपका वेलकम पॉइंट बोलते हैं, जो एंट्री पॉइंट है जहाँ आपको कैब्स ड्रॉप करती हैं। तो वेलकम पॉइंट पे इनका पूरा एक हेल्प डेस्क है, वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स बैठे रहते हैं। वहाँ आपका सिक्योरिटी चेक इन होता है, पूरा आपकी सिक्योरिटी मतलब आपके लगेज स्कैन होता है, तो वो सब आपका प्रोसेस करके आपको वो एक बैंड पहनाते हैं, फिर आपको एंट्री मिलता है। तो वो वेलकम पॉइंट से आदियोगी स्टैचू जो है 3 किलोमीटर्स दूर है, तो वो आपको उसके लिए बुलॉक कार्ट्स करने रहते हैं या टैक्सी करनी रहती है, दो ही आपका मोड ऑफ ट्रैवल वहाँ पे रहेगा। तो बुलॉक कार्ट आप शायद फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे, और टैक्सी सर्विस के चार्जेस हैं जो कि वहाँ पे आप जो है इंक्वायर कर सकते हैं हेल्प डेस्क पे। वहाँ पे एक नंबर वो आपको प्रोवाइड करते हैं और एक ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप ऊबर और ओला की तरह आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आपको आपकी ट्रिप से जस्ट 15 मिनट पहले कैब वाले का नंबर आता है एंड देन आप ट्रैवल कर सकते हैं। आप पहले बुकिंग करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत मतलब वहाँ पे क्या होता है ना कि एयरपोर्ट पे भी वो टैक्सीज ड्रॉप करती हैं, अराउंड 1400 चार्जेस रहते हैं ईशा फाउंडेशन से एयरपोर्ट जाने के। तो कई बार होता है कि वहाँ पे कैब्स पूरी बुकड होती हैं, तो आप थोड़ा पहले बुकिंग करेंगे तो इजी रहेगा। तो अगर आपको ईशा फाउंडेशन से एयरपोर्ट जाना है तो आपको टैक्सी वहीं से मिल जाएगी, आपको अलग से बाहर से बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और सवाल आता है कि क्या ईशा फाउंडेशन में रूम अगर नहीं करते हैं तो फिर हम क्या ये सब एक्सपीरियंस ले सकते हैं? तो जो भी वहाँ आदियोगी स्टैचू का या ध्यान लिंगा का या चंद्रकुंड स्नान का, इन सब का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो अगर आप रूम बाहर बुक करने की सोचते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ईशा योगी फाउंडेशन के आसपास सब खाली है, कुछ भी ऐसा वहाँ पे होटल्स या रहने की फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं हैं। काफ़ी दूर में जाके आपको रहने की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो आपका अप डाउन थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। अगर आप ये सोचें कि ईशा फाउंडेशन के आसपास आपको रहने को कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी मतलब बहुत दूर दूर तक भी ईशा फाउंडेशन आश्रम के कोई भी वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स वहाँ पे नहीं है, कोई होटल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो फिर आपको अगर आन जान में प्रॉब्लम है, अगर आप वहीं रह के स्टे करके ही आप एक्सपीरियंस चाह रहे हैं कि आप कर पाएँ, वहीं रहना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ कोई भी रहने की फैसिलिटी नहीं है। तो अब ये बात आती है कि ये पूरा इसका प्रोसेस क्या होता है बुकिंग का। स्टार्ट करें तो आप ऑनलाइन जब आप वेबसाइट पे जाते हैं तो जो ऑनलाइन बुकिंग आप अपने हिसाब से सारे रूम्स देख के, जो कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नदी कॉटेज या फिर नालंदा में से ही बुक करें, क्योंकि वो क्लोज़ हैं टू द शटल सर्विसेज और जो हेल्प डेस्क है। देखिए वहाँ पे जो भी है सब कुछ वहाँ पे है आपका वेलकम पॉइंट, ये आप याद रखिए। एक वहाँ पे सर्प द्वार है, सर्प वसा करके है एक, वहाँ से आपका वेलकम पॉइंट बहुत दूर पड़ जाएगा। तो जो भी आप कैब से अगर आ रहे हैं तो जो आपका कैब सर्विस है उसको आप वेलकम पॉइंट पे ही ड्रॉप करवाइएगा। वो वहाँ पे अगर आप लोकल से पूछेंगे या गूगल मैप पे लगाएंगे तो वेलकम पॉइंट पे ही आपको कैब सर्विस ड्रॉप करेगी, नहीं तो आप इनके हेल्प सेंटर से भी इंक्वायर कर सकते हैं। बट आप ये इंश्योर करिए कि आप वेलकम पॉइंट पे ही ड्रॉप हों, क्योंकि सर्प द्वार से अगर आपके पास लगेज है, ये एक इनका गेट है जिसे सर्प द्वार कहते हैं, वहाँ से आपको लगेज लेके वेलकम पॉइंट तक आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत दूर है, धूप रहती है, अगर बच्चे हैं, सीनियर सिटीज़न है, लगेज है, तो आपकी चलते चलते हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी आपको वहाँ से वहाँ तक आने में। तो आप जो है वेलकम पॉइंट पे ही उतरें, मेक श्योर करिए जब आप कैब सर्विस करें। और फिर वेलकम पॉइंट पे वहाँ पे आपको जो है, जब आप बुकिंग करते हैं पहले तो आपको एक ईमेल आता है, वहाँ से आपको अपना रजिस्टर करना पड़ता है। जब आपकी बुकिंग का डे होता है उससे पहले आपको अपनी कुछ आधार डिटेल्स और बहुत डिटेल्स वो वेबसाइट पे जाके मांगते हैं। एक तो आप करते हैं बुकिंग, जो आपकी मेन बुकिंग, जो आपने पेमेंट वगैरह करी, वो एक चीज़ है। उसके बाद आपको ईमेल आता है, उसके बाद वो आपको कुछ फॉर्म या कुछ डिटेल्स सबमिट करने को कहते हैं। जब तक आप वो डिटेल्स सबमिट नहीं करेंगे
आपको वहाँ पे उनका एक कार्ड आता है, वो आपको ईमेल पे आता है, उसके बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और वो कार्ड आपको, वो जो पास आपको आएगा, एंट्री पास, वो आपको अपनी आधार डिटेल्स भरने के बाद ही आएगा, उससे पहले आपको वो नहीं आएगा। आपको पूरी आधार डिटेल्स भरनी रहेंगी। और सिर्फ बुकिंग करने से काम नहीं चलेगा, आधार डिटेल्स वो इनके दिए लिंक पे, जो ईमेल पे लिंक आएगा, वो भरने के बाद आपको पास आएगा। वो पास आपको जब आप वेलकम पॉइंट पे एंट्री करते हैं, वहाँ पे आपका लगेज स्कैन होगा और वहाँ पे आपको अपना वो पास दिखाना रहेगा। और उसके बाद वो आपके रिस्ट पे एक बैंड बांधेंगे, जो कि आपका जो भी रूम है वो लिखा हुआ रहेगा। एंड वो बैंड आपका वहाँ पे पूरे कैंपस में घूमने का पास है। अगर वो नहीं रहेगा तो आप कहीं भी आना जाना करेंगे तो वो लगातार गार्ड्स हर 2 कदम पे रोक के आपको इंक्वायर करेंगे, एंड वो बहुत अनोइंग हो जाता है। तो वो आपको एक जो रिस्ट बैंड बांधते हैं, वो आप जब तक वहाँ स्टे कर रहे हैं आपको वहाँ उतारना नहीं है। वो आपका समझ लीजिए कि वो आपका सबसे मेन चीज़ है जो आपके पास आश्रम में रहते हुए आपके पास होनी चाहिए। वो आपके ऊपर से हटनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो आपको हर स्टेप पे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो फिर जब वो बांध देते हैं, उसके बाद फिर जो है आप इजीली कहीं भी आना जाना करेंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। तो आप अपना लगेज स्कैन करते हैं, वो रिस्ट बैंड आप अपने आपको वहाँ पे दिखाते हैं, वो रिस्ट बैंड आपको बांधते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे शटल सर्विसेज आती जाती रहती हैं। नालंदा कॉटेज के लिए हर 15 मिनट में आती हैं, शिवपदम ब्रह्मपुत्रा के लिए थोड़ी फ्रिक्वेंट हैं। वहाँ आपको कुछ देर वेट करने के बाद शटल्स मिलेंगे जो आपको ड्रॉप कर देंगे वहाँ पे अपने रूम तक। तो जब आप रूम पे जाते हैं तो रूम्स इनके मैं कहूँगी कि काफ़ी क्लीन होते हैं, बहुत मतलब अच्छे बने हैं, रूम्स क्लीन हैं। डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा रूम ऑप्ट किया है, फैसिलिटीज़ कम ज़्यादा हो सकती हैं, बट क्लिनलीनेस टॉप नॉच है वहाँ पे, इतना तो मैं मानूँगी। तो वहाँ पे ऐसा सच कोई ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं हुई। वहाँ पे हर कैटेगरी के रूम्स हैं, डॉर्म्स भी हैं जो आपको 700-800 के पड़ जाते हैं। आपको जो है 1000 रुपये के भी रूम्स हैं वहाँ पे, बट वो आपको जो है सिर्फ लेटने के लिए सिर्फ बेडशीट और बेड वगैरह मिलेगा। मतलब बहुत फैसिलिटीज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो होटल वाली, वो नहीं मिलेगी। वो जो होटल टाइप फैसिलिटीज़ हैं वो आपको थोड़े हायर क्लास में जाके लाइक 2500, 3000, 4500 ऐसे वाले रूम्स में मिलेंगे। तो वो वैसे रूम्स में वो उनके जब आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो रूम वाइज उनका मेंशन रहता है कि वो क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप केयरफुली पढ़कर ही आप अपना रूम बुकिंग करिए कि किस किस रूम में क्या क्या वो दे रहे हैं आपको, और आपकी किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो हो गई बात आपके रूम में एंट्री तक की। तो वहाँ पे बाकी अगर आप ये सोचें कि आपको जो है ऑर्डर करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ आ जाएगी, इतना वहाँ पे फास्ट सर्विस नहीं है कि आप मंगाएं कि ये हमें भिजवा दो, वो हमें भिजवा दो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वहाँ पे पानी की भी जो फैसिलिटी है वो एक जग रखा रहता है, बाकी दूर से एक आर ओ वाटर, मतलब वो जो कूलर्स रहते हैं आपको वहाँ से लाना पड़ेगा। तो मतलब आप वहाँ जा रहे हैं तो जैसा कि मैंने कहा वेकेशन मोड में मत जाइएगा, जैसे होटल्स में होता है कि आप ये मंगाएंगे आपको तुरंत आ जाएगा, वो मंगाएंगे तुरंत आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ एक चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, पेशेंस। क्योंकि वहाँ पे जो उनका इनर स्टाफ है वो मुझे बहुत कोऑपरेटिव नहीं लगा। जो वॉलंटियर्स हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं, लेकिन वहाँ जो स्टाफ है मुझे कंपैरेटिवली ब्लंट लगा, बहुत कोऑपरेटिव मुझे नहीं लगा। लाइक आप अगर थोड़ा भी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है, या आप में लैक ऑफ पेशेंस है तो थोड़ा आपको दिक्कत आ सकती है। तो मतलब मुझे पर्सनली मेरा ही, और ऐसा बहुत से मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस रहता है कि वहाँ का जो स्टाफ है कंपैरेटिवली थोड़ा कोल्ड रहता है, थोड़ा ब्लंट रहता है, मतलब बहुत कोऑपरेटिव नहीं रहता है। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको अगर पूछना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वॉलंटियर्स से पूछें तो ज़्यादा बेटर रहे। बाकी अब बात करते हैं वहाँ क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस का आपको ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको वहाँ चलते हुए फ़ोन यूज़ नहीं करना है। अगर आप चलते हुए फ़ोन यूज़ करेंगे आपको कोई ना कोई रास्ते में टोक जाएगा, सुना जाएगा, तो आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। आप कोशिश करिए कि वहाँ कैंपस में आप घूम रहे हैं तो फ़ोन आप ना ही यूज़ करें। अगर आपको यूज़ करना है आप एक जगह बैठ के कर सकते हैं।
वहाँ पे थ्रू आउट द कैंपस जब आप घूमते हो तो आपको वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। इन शॉर्ट फ़ोन का यूजेज आपको अलाउड नहीं है। सो ये जो थोड़े बहुत फुटेज मैंने आपको उसमें डाले हैं वो मैं किसी तरह हल्का फुल्का रिकॉर्ड करके, बहुत मुश्किल से मैंने रिकॉर्ड करके डाले हैं, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं होता है। तो मैं आपको रियल फुटेज वहाँ के आश्रम के मैं सच नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाई रिकॉर्ड। क्योंकि जैसे ही आप फ़ोन निकालते हो आपको कोई ना कोई बोल देता है कि फ़ोन यूजेज अलाउड नहीं है। तो बाकी वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपना बैंड कैरी करना है, आपको जो है वहाँ पे डिसेंट कपड़े पहनने हैं, कोई ऐसे नहीं बहुत रिवीलिंग कपड़े। ऑब्वियस सी बात है, आश्रम है तो ये तो बहुत ही बेसिक बात है कि वहाँ आपको कपड़ों का बहुत ध्यान रखना है, आपको पूरे कपड़े पहनने हैं। और बाकी ज़्यादा कुछ उसमें रूल रेगुलेशन में नहीं था। बाकी एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी मील्स रिगार्डिंग, कि अब आपके मन में आएगा कि अब वहाँ स्टे कर रहे हो तो हम मील्स का क्या सिस्टम है, क्या ब्रेकफास्ट है एंड एवरीथिंग। सो वहाँ पे इनका जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इनका, जैसे आप कहते हो ना कि जैसे बोलते हैं कि फ्री खाना मिलता है, जैसे लंगर टाइप जो आप कह सकते हैं, तो वो वहाँ होता है। लेकिन वो जो है, जो भी आपका प्लेस ऑफ स्टे है, अगेन वहाँ से बहुत दूर है। अब आश्रम है, वो आश्रम बहुत बड़ा है, तो कोई भी चीज़ वहाँ पे दूसरी चीज़ से बहुत दूर है। सो आपको जो है वहाँ बहुत या तो चलना पड़ेगा या आपको शटल सर्विस के लिए बहुत बहुत देर वेट करना पड़ेगा। ये एक पार्ट ऐसा था जहाँ मुझे सच में बहुत अनोइंग लगा। क्यों? मतलब अनोइंग इन द सेंस कि सिंस मैंने बताया कि मैं एक लंबी जर्नी से आ रही थी। सो बट मैं ऑब्वियसली वो सही टाइम नहीं था कि मैं आश्रम में स्टे करती, बिकॉज मैं उस स्टेज में नहीं थी जहाँ मैं इतना उस टाइम मैनेज कर सकूं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बहुत लंबी ट्रिप से बहुत टायर्ड थे। तो उस टाइम पे ये था कि आप बेसिक मील्स के लिए भी अगर आपको शटल सर्विस के लिए 15-20 मिनट वेट करना पड़ा है, इतना वहाँ पे इतनी भीड़ होती है ना कि वो शटल सर्विस जो एक आध आ भी रही है शटल, वो तुरंत भर जाती है, फिर वो चली जाती है, फिर 10-15 मिनट आपको वेट करना पड़ता है। तो वो पार्ट ऐसा था कि उसमें सही में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि ऐसा होता है कि एक तो आप उस टाइम, मतलब उनके फिक्स स्लॉट्स होते हैं कि इसी आधे एक घंटे में आपको मिलेगा, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, उनके बहुत फिक्स स्लॉट्स हैं। अब उस फिक्स स्लॉट्स में आपको टाइमली वहाँ पहुँचना है। सबसे बड़ा तो वहाँ चैलेंज होता है कि आपको टाइमली वहाँ पहुँचना है, और वो लेट हो गया तो आपको नहीं मिलेगा उसके बाद, क्योंकि पहली बात तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, तो खाना ख़त्म भी हो जाता है, प्लस जो है टाइम क्रॉस हो जाएगा तो आपको मिलेगा वैसे भी नहीं। और जो वहाँ शटल्स होती हैं वो 15 बहुत देर देर में, मतलब 10-15 मिनट में आती जाती हैं, एंड वो भीड़ बहुत होती है तो वो तुरंत भर जाती हैं। तो वो सबसे टेस्टिंग पार्ट मुझे लगा, बिकॉज उस टाइम हम मतलब क्या कहते हैं, बिकॉज ऐसा रहता है ना कि इतनी भीड़ में बहुत मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। सो येस, अगर आप एक्टिव हैं, आप चल सकते हैं, इतना लंबा वॉकिंग कर सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर तो आप वॉक भी करके चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ बच्चे हैं, सीनियर्स, तो अब बात करते हैं वहाँ खाने की। तो वहाँ पे प्रॉपर सात्विक भोजन आपको मिलता है, बहुत सिंपल खाना होता है, मतलब अच्छा होता है बट बहुत सात्विक। अगर आप एक नॉर्थ इंडियन हो, जैसे मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो थोड़ा मुझे तो थोड़ा सा कम समझ आया। बट अगर आप साउथ इंडियन हो तो आपके लिए वो खाना खाना इज़ वेरी इजी। बट अगर आप साउथ इंडियन नहीं हो, नॉर्थ इंडियन हो, तो थोड़ा सा उस खाने पे डिपेंड रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे हर दिन मेन्यू चेंज होता है, तो ये आपकी किस्मत है कि किस दिन आपको प्रॉपर रोटी मिल जाए एंड किस दिन वहाँ पे सिर्फ चावल ही मिले। तो हम जिस दिन थे, हमें वहाँ रोटी भी नहीं मिली, वहाँ चावल बेस ज़्यादा था उस दिन खाना, तो हमें तो दिक्कत हुई। बिकॉज जो भी खाना था वो बेसिकली हमारे नॉर्थ इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ बेसिकली साउथ इंडिया में इट्स मोर अबाउट इडली एंड चावल, एंड वहाँ का खाना थोड़ा अलग होता है। कि नॉर्थ इंडियन के लिए वहाँ के खाने के साथ थोड़ा कस्टम होना, एडजस्ट होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हाँ, हमें तो थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो वहाँ जो आपका मैस होता है वहाँ पे, अब सिंस वो आश्रम है, आपका जो लंगर टाइप वहाँ होता है, वो आश्रम जो है वहाँ पे उस आश्रम में ये है कि जब आप, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप जाते हो तो वहाँ आपको अपने वहाँ स्लीपर्स बाहर उतारने ऑब्वियसली रहते हैं, एंड आपको वहाँ बर्तन खुद ही मांजने हैं। मतलब आप जब खाते हो तो उसके बाद वहाँ पे वो स्कॉच ब्राइट और वो सब रखा रहता है, तो वो मांज के आपको रखना है, एज इट इज़ छोड़ना नहीं है। बिकॉज वो आश्रम है, ऐसा नहीं कि कोई और आपके लिए आके करेगा, वो आपको अपनी प्लेट्स वहाँ खुद ही धो के रखनी होती हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा।
बाकी अगर आप वहाँ का खाना मान लीजिए दूर है, जाने आने में दिक्कत हो रहा है, नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो वहाँ पे 2 कैंटीन्स हैं, आप वहाँ पे खा सकते हो। वो कैंटीन्स में अच्छा खाना मिलता है। एंड अगर आप गर्मियों में जा रहे हो तो वहाँ ऐसा सच ऐसी फैसिलिटी नहीं है उन कैंटीन्स में, लेकिन अदर वो ओपन कैंटीन्स हैं। प्राइस ऐसा नहीं कि कुछ बहुत सस्ता है वहाँ पे, जो नॉर्मल रेट्स होते हैं वही रेट्स वहाँ पे हैं। एंड कभी कभी बहुत गर्मियों में थोड़ा सा खाना, मुझे तो पर्सनली, मैं जब उस दिन गई तो थोड़ा सा एक आध चीज़ें मुझे थोड़ा स्टेल लगी थी। अदरवाइज़ खाना वहाँ पे इतनी भीड़ रहती है कि रनिंग खाना रहता है, वैसे तो फ्रेश ही रहता है। तो वहाँ 2 कैंटीन्स हैं, आप इजीली वहाँ से खा सकते हो। अगर आप वहाँ पे एज सच मैंने कहा कि नॉर्थ इंडियन हो तो आपको वहाँ दिक्कत आएगी। नॉर्थ इंडियन के लिए साउथ में थोड़ा सा एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है खाने के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे वहाँ का स्टेपल फूड जो है इडली, इडियप्पम और यही सब रहता है। तो हम लोगों को तो अच्छी खासी प्रॉब्लम हो गई थी नॉर्थ इंडियन खाना ढूंढने में आसपास, क्योंकि वहाँ पे अंदर 2 कैंटीन है जिसमें कि बेसिकली सारा साउथ इंडियन खाना ही रहता है। एंड अगर आपका उसमें भी काम नहीं बन रहा है तो जो मैंने आपका सर्प वसा दिखाया था, जो सर्प वसा, जो सर्प द्वार बताया था, उसके ठीक बगल में एक कैंटीन है, वो कमर्शियल, वो बाहर कैंटीन है। उसमें भी जो उसमें आपको नॉर्थ इंडियन खाना मिल जाएगा, बट वो आफ्टर 12 स्टार्ट होता है। वहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन खाना, लेकिन नॉट बिफोर 12। अब जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट में कुछ नॉर्थ इंडियन ढूंढ रहे थे, तो उस चक्कर में मैं वो 2 कैंटीन छोड़ के बाहर वाली कैंटीन में, बहुत दूर पड़ता है, मतलब सरफसा वहाँ से दूर है, तो मैं गई। लेकिन वहाँ पे भी ये था कि 12 बजे के बाद ही आपको नॉर्थ इंडियन खाना मिलेगा। सो फिर आप अपना उसी हिसाब से रूटीन एडजस्ट करिएगा कि। और वहाँ पे अगर, हाँ, एक चीज़ और है कि वहाँ पे अच्छी बड़ी शॉप्स हैं अंदर विद इन द कैंपस, जहाँ आपको आदि योगी के बड़े बड़े स्टैचू मिल जाएंगे। एंड वहाँ पे जितना भी सामान रहता है, कुछ भी आपको ख़रीदना है, कोई भी मेमोरी ख़रीदनी है वहाँ पे, कोई भी सोविनियर ख़रीदना है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो वो शॉप आप ज़रूर एक्सप्लोर करिए। हम लोग करना भूल गए थे, बट आप लोग ये गलती मत करिएगा। बाकी अब वहाँ एक्टिविटीज़ की कि वहाँ क्या क्या करना रहता है। पहली बात तो अगर आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ इनके वॉलंटियर प्रोग्राम्स इनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड हैं, आप उसमें वॉलंटियर कर सकते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टे कर सकते हैं वहाँ पे अगर आप वॉलंटियर कर रहे हैं। और अगर आप एज सच पैसे दे के स्टे करना चाह रहे हैं तो वो स्टेज आपकी वही 1 डे 2 डे वाली वैसे आप स्टे कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आप वहाँ स्टे क्यों कर रहे हैं, वहाँ पर्पस क्या है, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं। वहाँ पहली बात तो पूरे कैंपस में आप जहाँ जाओगे आपको लोग योगा करते, मेडिटेशन करते दिखेंगे, और तो वो तो आप ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, योगा क्लासेस वहाँ पे होती हैं। फिर सबसे जो की फीचर है वहाँ पे वो है जो मॉर्निंग लिंग भैरवी की आरती होती है वो, और वहाँ पे मतलब मॉर्निंग में होती है। वहाँ टाइम है, वो आप वो जैसे ही आप वहाँ जाते हैं ना, जैसे मैंने बताया वेलकम पॉइंट, वो आपको एक पूरा शेड्यूल दे देंगे कि वहाँ पे ये चीज़ें इस टाइम पे होती हैं। तो आप वहाँ पे आपको पूरे मेस के टाइमिंग्स, आपको टैक्सी के टाइमिंग्स, मेस के टाइमिंग्स, आपको आरती के टाइमिंग्स, जितनी वहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं सब चीज़ के टाइमिंग्स वो आपको एक पेपर पे वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप उसका फ़ोटो ले सकते हैं, जैसे मैंने ये लिया था फ़ोटो। तो अब आता है कि एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। तो वही मॉर्निंग में वहाँ पे एक सूरज कुंड रहता है जो कि जेंट्स के लिए स्नान रहता है, एक चंद्र कुंड रहता है, वहाँ फीमेल स्नान कर सकती हैं। और आपको वहाँ पे फ़ोन्स अपने उस एरिया में जहाँ ध्यान लिंगा, मतलब एक आश्रम के अंदर एक डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जहाँ मंदिर हैं सारे, वहाँ पे जो है आपको मोबाइल फ़ोन्स सबमिट करने होते हैं, स्लिपर्स वहाँ पे एक काउंटर पे सबमिट करनी होती हैं, मोबाइल सबमिट करने होते हैं। तो इसीलिए अगर आपने वहाँ रूम ले रखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फ़ोन्स वहाँ लेकर ही ना जाएँ, रूम पर ही छोड़ के जाएँ, बिकॉज़ वहाँ आपको ध्यान लिंगा में या कुंड स्नान से पहले आपको वो सबमिट करनी ही करनी होती है, क्योंकि फ़ोन्स ले जाना अलाउड नहीं होते हैं, आपको पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन करना होता है। तो अब बात आती है ध्यान लिंगा की। ये ध्यान लिंगा देखने के लिए ही, यहाँ पे मेडिटेटिव स्पेस एक्सपीरियंस करने के लिए ही मैंने बेसिकली वहाँ पे अकोमोडेशन लिया था, क्योंकि मेरा बहुत मन था मॉर्निंग का ये एक्सपीरियंस लेने का। ध्यान लिंगा वहाँ पे एक मेडिटेटिव स्पेस है जहाँ बहुत ऊंचा शिवलिंग का स्ट्रक्चर एक वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पे आप बहुत इजीली जो है मतलब अपने आप को पीस में मेडिटेट कर सकते हैं। तो वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था वो देखना। एंड मैं
ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आदियोगी स्टैचू देखने आए हैं तो ये ध्यानलिंगा का टेम्पल में ज़रूर जाइए, यहाँ ये ध्यानलिंगा स्ट्रक्चर देखिए, मेडिटेट करिए। दिस वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी काम एंड वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर मॉर्निंग में आप लिंग भैरवी की आरती ज़रूर एक्सपीरियंस करिए। मैंने तो खैर पहली बार ही ऐसा कुछ देखा था। साउथ इंडियन साइड में जैसा जो भी कल्चर रहता है मुझे बहुत पता नहीं था। तो लिंग भैरवी की जो आरती होती है बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस रहता है। तो अगर आप वहाँ गए हैं तो आप ज़रूर इसे एक्सपीरियंस करिएगा। लिंग भैरवी की आरती और ध्यानलिंगा देखने के लिए ही बेसिकली मैंने वहाँ पे अकोमोडेशन बुक किया था। बिकॉज़ अगर आप सिर्फ आदियोगी, अगर आप वहाँ पे बाहर स्टे करते हो तो आदियोगी स्टैचू देखने के बाद फिर मॉर्निंग 6-7 बजे वहाँ पे ईशा फाउंडेशन के आश्रम में पहुँचना, ध्यानलिंगा देखना और आरती देखना बहुत ही मतलब दिक्कत हो जाता है। बिकॉज़ वो टाइमिंग्स मैच नहीं कर पाते। अगर आप बाहर स्टे कर रहे होते हो तो आपको उनके टाइमिंग्स के हिसाब से वहाँ प्रेजेंट होना मुश्किल हो जाता है। अगर आप वहाँ पे ऑलरेडी स्टे कर रहे हो और जो भी उनका वो टाइम स्लॉट्स हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक आरती होती है, इतने बजे से इतने बजे तक ये होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें अटेंड कर पाना आपके लिए ईजी हो जाता है। सो अब बात आती है कि जो है यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ईशा फाउंडेशन में। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा कि अगर आप बेसिकली सिर्फ ईशा फाउंडेशन विज़िट करने आ रहे हैं तो आश्रम में स्टे करना इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आप बहुत एक्टिव हैं, अगर आप में पेशेंस बहुत है और अगर आप मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंध के अगर आप रह सकते हैं और अगर आप वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, वॉलंटियर करना चाह रहे हैं तो और वहाँ स्टे करना कंसिडर कर सकते हैं। बाकी जिस दिन हम लोगों ने एंट्री करी थी हमें एक बोनस मिल गया। हमें जो है उस दिन सदगुरु देखने को मिले। हम लोगों ने जब एंट्री करी तो अराउंड शायद 5 बजे का टाइम था। उस टाइम सदगुरु वहाँ से गुज़र रहे थे। बाकी ये था मेरा एक्सपीरियंस ईशा फाउंडेशन आश्रम में रुकने का। आपको जो भी क्वेरी हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अपने अलग एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।